जिला अदालत तक ही पहुंचा है। बनारस में ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का आसपास होना केवल एक संयोग है या मुगलों का भारत में मंदिरों का अस्तित्व नष्ट करने वाला प्रयोग है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का एक दूसरे से सटा होना सांप्रदायिक सौहार्द है? अदालत में चल रही लड़ाई को देखकर ऐसा नहीं लगता। जी न्यूज के दर्शकों को आज हम ऐसे साक्ष्य और ऐसी तस्वीरें और ऐसे सबूत दिखाएंगे जो आपको ये बता देंगे कि इस विवाद के पीछे संयोग नहीं बल्कि साजिश है। और आज का हमारा ये जो एपिसोड है ये बनारस में रहने वाले लोगों के लिए है और उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कभी ना कभी बनारस गए हैं और उन्होंने इस बात की टीस को महसूस किया है। कहते हैं बनारस में लोगों के रहने के प्रमाण 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। यहां मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई तो देती हैं, लेकिन उनके स्वर विवाद की पृष्ठभूमि से जन्म लेते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विश्लेषण लेकर आए हैं। हमारा विश्लेषण देखने के बाद आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि भारत में धार्मिक अतिक्रमण की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी गहरी हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हाथरस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठक की, जिसके बाद योगी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इससे पहले यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। अंतिम संस्कार को लेकर जब दोनों अधिकारियों से जी न्यूज ने सवाल किए तो पहले चुप्पी साध ली। फिर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कुछ घंटों में अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग बयान दिए। अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। इतना बड़ा अपराध होते जा रहे हैं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर शव को बदलने का आरोप लगाया। पीड़ित के भाई ने पुलिस पर फिर सवाल उठाते हुए कहा कि रात में जबरदस्ती दाह संस्कार क्यों किया गया। अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे कि बॉडी को क्यों जला। वो लोग काफी बहाने बना रहे हैं कि मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, हथौड़े से सर फोड़ते हैं तो और बॉडी को पूरा फाड़ देते हैं, तुम लोग नहीं देख पाते, 4 दिन तक रोटी नहीं खा पाते। हाथरस में पीड़ित परिवार ने आज अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियां एकत्रित की। परिवार हिंदू रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन करेगा। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज देर शाम हाथरस पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। उन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की, फिर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। हाथरस के लिए राहुल गांधी जब घर से निकले उस वक्त प्रियंका गांधी खुद गाड़ी चला रही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के हाथरस दौरे को पॉलिटिकल स्टंट बताया। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी एक महामारी है जो दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म कर रही है। एक गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप बाय द डिक्टेटरशिप फॉर द डिक्टेटरशिप हो गया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था बल्कि सुसाइड किया था। रिपोर्ट में सुशांत को जहर देने की बात से भी इनकार किया गया। सुशांत के परिवार और वकील की तरफ से दावा किया गया था कि उनको जहर देकर या गला घोटकर मारा गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई की जाँच रिपोर्ट के जल्द सामने आने की बात कही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। ड्रग्स मामले पर एक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि बॉलीवुड में हर व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेता। नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है। हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं हो सकता।
ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज क्षितिज प्रसाद को विशेष अदालत के सामने पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल का उद्घाटन किया। ये टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। इससे पहले ये घाटी भारी बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक संपर्क से कटी रहती थी, लेकिन अब हर मौसम में सफर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 64 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। इलाज से ठीक होने वालों की दर करीब 84% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 79,476 नए केस आए। 1,069 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 75,628 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 64,73,545 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 54,27,707 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 9,44,996 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,08,42 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पांच 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद अब इतिहास की बात बन चुका है, लेकिन हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनका विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विवादित धार्मिक स्थल उत्तर भारत में ही स्थित हैं। आज आपको जिस बारे में सोचना है वो ये है कि ये सब कुछ उत्तर भारत में स्थित क्यों है, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 800 वर्षों के दौरान जिन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए, वो दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव उस तरह से नहीं जमा पाए थे जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अतिक्रमण किया था। यानी जो इस तरह के शासक थे, मुगल शासक थे, वो दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत के कई प्राचीन मंदिरों की जगह या उनके आसपास मस्जिदें बना दी गईं और अब भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिर के साथ साथ मस्जिद है या मस्जिद के साथ मंदिर बने हुए हैं। अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुसंख्यक लोगों पर थोपने के लिए यह प्रयोग किया था। पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए 500 वर्ष पहले हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई, लेकिन तेलंगाना में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह कुछ लोगों का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन इसके विपरीत तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित 800 वर्ष पुराने रामेश्वर मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये आज भी आपको अपने मूल स्वरूप में दिखाई देता है। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहां पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या फिर कुआं। इसलिए
आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े वो सभी तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें इतने वर्षों तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबो कर रखा गया था। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #अयोध्या के बाद काशी पर ट्वीट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मेरे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कागज है और इस कागज में जो बातें लिखी हैं उनका इतिहास 351 वर्ष पुराना है। ये कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है। यानी अदालत में ये कागज जमा किया जा चुका है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669, तिथि फिर से सुन लीजिए, 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। अदालत में यह दस्तावेज जमा किया गया है। ये एनेक्शर अदालत में मौजूद है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे हाथ में वो उसकी प्रति है। बहुत पुराना कागज है, अब तो ये कागज पीला पड़ चुका है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो हमने आपको पढ़कर सुना दिया है और तिथियों के साथ लिखा है। 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उसकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया, नुकसान पहुंचाया गया। अब अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है ये अदालत पर निर्भर है, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई दस्तावेज अदालत में जमा किया जाता है तो उसके पीछे प्रामाणिक और गंभीर सोच होती है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़े 5 तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर होती रही। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक जारी है और यह मामला अब अदालत में भी चल रहा है। वर्ष 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद को हल किया जा सके। ज्ञानवापी के इस पूरे विवाद के ऐतिहासिक और कानूनी पहलू को समझाने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको देखना चाहिए। यह बात हम हवा में नहीं कर रहे, पूरे दस्तावेजों के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं और हमने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इतिहासकारों से बात की है और पूरा गहन रिसर्च इस पर किया है और उसके आधार पर आज आप सब के लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। आप सब ध्यान से इसे देखिएगा।
विश्वनाथ की नगरी काशी। मेरे ठीक पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने काशी का विवाद जरूर सुना होगा, लेकिन काशी का पूरा विवाद क्या है, इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों के पास हो। इसीलिए आज हम आपको काशी पहुंचकर यहाँ पूरा विवाद क्या है, इसकी एक एक जानकारी देंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, प्रामाणिक जानकारी देंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार काशी में मंदिर मस्जिद का पूरा मामला क्या है और काशी में अदालत की कार्यवाही कहां तक पहुंची। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद आजादी के पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक विवाद से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है। कई मामलों में कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। अब अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। मुगल बादशाहों ने, मुख्य रूप से औरंगजेब ने, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया और जबरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था, लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। यह मुकदमा 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि पूरे ज्ञानवापी की जमीन को मंदिर का अंश घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों को यहाँ से बेदखल कर वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा सौंप दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि हिंदुओं ने मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत हो और मुस्लिम इसमें कोई व्यवधान न डाल सके। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को लेकर के करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद है, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। काशी विश्वनाथ का विषय 1947 में धर्मस्थलों की जो स्थिति थी, तो उसका जो शब्द है वो है स्थल, ग्राउंड पोजीशन क्या है।
तो वो 70 विश्वाक का जो पूरा प्लाट है वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की जमीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बस इसे हम कोर्ट में समझाना चाहते हैं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बाद में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके 20 साल बाद 2018 में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई पर एक बार फिर से स्टे ऑर्डर ले लिया। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की हैं। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। इस विवादित ढांचा के पश्चिम की तरफ जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं, उसके पीछे हमारा अनेक देवी देवताओं का श्रृंगार गौरी और ये अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अवशेष डेब्रिस में हैं। पहले जो पत्थर थे, बिकते थे या जो होते थे, उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था, तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि।
काशी विश्वनाथ मंदिर के कानूनी विवाद में वर्ष 1998 का साल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी साल में वाराणसी की अदालत ने एक फैसला दिया जिसमें यह कहा गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले यह तय करना जरूरी है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है, क्योंकि 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून के अनुसार देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू रहेगी। यानी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, तमाम धार्मिक स्थलों पर वही यथास्थिति लागू रहेगी। सिर्फ अयोध्या और बाबरी मस्जिद को इसका अपवाद माना गया था। यह बात आपके लिए समझने की बहुत जरूरी है। सिर्फ अयोध्या और बाबरी मस्जिद को अपवाद माना गया था। बाकी उस कानून में लिखा है कि 1947 में 15 अगस्त को जो स्थिति थी किसी भी धार्मिक स्थल की, वही यथास्थिति रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट के जज ये चाहते थे कि पहले यह तय हो जाए कि आजादी के दिन विवादित स्थल पर मंदिर था या मस्जिद। अदालत ने यह भी माना कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास है और यह मामला जनता की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा है। इसलिए मेरिट के आधार पर इस विवाद का अंतिम हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। हिंदू पक्ष को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप कभी नहीं बदला और वो 15 अगस्त 1947 के दिन भी मंदिर ही था, क्योंकि प्राचीन शिवलिंग वहीं पर मौजूद है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया। 1998 में 23 सितंबर के दिन आए इस फैसले की कॉपी मेरे हाथ में है। हिंदी में यह फैसला लिखा हुआ है और इसमें लिखा है, चूंकि वाद पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था, जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त तिथि को इसका स्वरूप मस्जिद का था, इसलिए दोनों पक्षों को साक्ष्य के उपरांत ही यह सिद्ध हो सकेगा कि उक्त तिथि को विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा है, इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा परिसर विवादित है और इसका धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए केवल एक भवन तक सीमित नहीं रहा जा सकता, बल्कि पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय होना है। एक भवन नहीं, पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा, ऐसा अदालत ने लिखा है, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। ये वाराणसी की जिला अदालत का फैसला है 1998 का। वाराणसी जिला अदालत में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसमें कुल 3 पक्ष हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव, वो खुद अपना पक्ष रख रहे हैं, एक पक्ष उनका है। वैसे ही जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान खुद एक पार्टी बने हुए थे। कोर्ट ने वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है, यानी भगवान शिव खुद अदालत में हैं। दूसरा पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है और तीसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है। ये 3 पक्ष इसमें हैं। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 वर्ष पुराना मुकदमा है। लेकिन यह कानूनी विवाद कई दशक पुराना है, यह आज का नहीं है। स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1936 में भी यह मामला अदालत में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी और यह याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और अदालत से यह मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित किया जाए। 1937 में इस पर फैसला भी आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। यह भी नोट करने वाली बात है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नहीं माना, लेकिन नमाज पढ़ने की इजाजत यहां पर दे दी। इस मुकदमे में हिंदू पक्ष को पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन इस मुकदमे में कई ऐसे सबूत रखे गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी न्यूज की टीम ने उस मूल दस्तावेज को भी अब ढूंढ निकाला है और आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे यह पूरी फाइल काशी ज्ञानवापी विवाद को एक नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है।
ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। लेकिन अब ये दस्तावेज आपको बनारस में नहीं मिलेगा, यहां से उसे हटा दिया गया है। वो ढूंढने के बाद भी आप नहीं पाएंगे। लेकिन जी न्यूज की टीम ने और जो यहाँ पर स्थानीय तमाम लोग हैं उनकी मदद से ये दस्तावेज हमने इकट्ठा किया, जो कि 1937 में एक किताब के फॉर्मेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसमें बनारस के अदालत की पूरी कार्यवाही है। इसी केस की सुनवाई के दौरान उस जमाने में अंग्रेज अफसरों ने वर्ष 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी अदालत में पेश किया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का नक्शा, और उस नक्शे में आप देख पाएंगे कि परिसर के किस किस हिस्से में मस्जिद बना दी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच के स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस मस्जिद को बहुत ही जल्दबाजी में बनवाया गया था और मंदिर की दीवार को ही इसमें इस्तेमाल कर लिया। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में आज बात की है। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था, और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। तो जिस नक्शे के बारे में हम आपको बता रहे थे वो नक्शा एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पूरे सबूत साक्ष्य लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और इस नक्शे में नीचे लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद। ये इस नक्शे पर के नीचे फुटनोट्स में लिखा हुआ है। और 1936 में अंग्रेजों की सरकार ने इस नक्शे को अदालत में पेश किया था। दीन मोहम्मद एंड अदर्स जो मुकदमा था वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये मुकदमा था। 1936 में ये मुकदमा चल रहा था और तब ये एडिशनल सिविल जज की अदालत में इस नक्शे को पेश किया गया था। अंग्रेजों की सरकार द्वारा प्लान ऑफ द एंशिएंट टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर, ये इस पर लिखा हुआ है। इस पूरे मामले को इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने इस विवाद पर कुछ और इतिहासकारों से भी आज बात की है और उनकी राय भी जानी है। वो लोग क्या कहते हैं आप ये भी सुनिए। ये 1910 का नक्शा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो काला वाल दिखाई दे रहा है ये पूरा एक कम्प्लेक्स है विश्वनाथ जी का, जिसको विश्वनाथ जी का परिवार कहते थे, जो 5 उनमें परिवार के उनके अंग हुआ करते थे। तो ये कहना कि ऐसे कर दिया गया है, नहीं ऐसा, ये नहीं सवाल उठता है। सवाल है कि ऑलरेडी ये सब प्रमाण सहित था। तथ्य हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1669 में वहाँ पर तोड़ के फिर दोबारा से औरंगजेब के समय ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस समय के जो चीज़ें कहीं ना कहीं दाखिल की गई हैं वो चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पर निर्माण को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय, और ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद तभी उसकी तामीर रखी गई थी। ये चीज़ें तो बताती हैं। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें एक जगह जज ने कहा है कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा है कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर A.S. ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को
कोट करते हुए ये बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और इसी बात को समझाने के लिए हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुशवाहा की आज मदद ली है। हम ज्ञान कूप के पास गए और वहां से ज्ञानवापी परिसर का एक स्केच हमने तैयार किया है, क्योंकि वहां पर कैमरा अभी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हमने एक स्केच तैयार किया है जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा कारणों से उस जगह पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, आप वहां शूट नहीं कर सकते। इसलिए यह स्केच हमने खास तौर पर आपको समझाने के लिए बनवाया है। आप में से बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर में दर्शन के लिए जरूर गए होंगे, मैं भी गया हूं। तो आपने ज्ञानकूप और नंदी को देखा होगा और ये दोनों ही आसपास बने हुए हैं। इस नंदी का मुंह ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, जिसके अंदर शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी यहां पर मस्जिद बनी हुई है। इस स्केच में नंदी के बगल में ज्ञानकूप है और इसी ज्ञानकूप को प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष भी आपको जानना चाहिए और वो बता रहे हैं कि किस आधार पर वो ये मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। अयोध्या विवाद की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद में भी कई बार खून खराबा हो चुका है। वर्ष 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1809 में इस दंगे में कई लोग मारे गए थे और तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से इन दंगों का कारण पूछा था और वॉटसन ने ब्रिटिश हुकूमत को जो जानकारी भेजी उसमें इस दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को ही बताया गया था। वॉटसन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सुझाव भी दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ज्ञानवापी से मुसलमानों को हटा दिया जाए। वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेवेलेज गेजेटर of Banaras, page number 207, the chief source of friction for the riot of 1809 was the mosque built by Aurangzeb on the site of the old temple of Bishweshwar, and the first trouble arose with the attempted constructions of a stone building on the neutral ground between the mosque and the present temple of Bishweshwar. ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजों की सरकार और उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जब 1809 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे तो वो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई है उसकी वजह से ये तनाव यहां पैदा हुआ है और फिर उसकी वजह से ये यहां पर दंगे हुए हैं। अब वो आगे लिखते हैं, देखिए, It appears that Mr. Watson, the magistrate of Benares, suggested to the government in his letter of 30th December 1810, 30 दिसंबर 1810 को वॉटसन ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा that it would be expedient to exclude the Mohammedans from the ज्ञानवापी मस्जिद। वॉटसन कह रहे हैं बनारस के मजिस्ट्रेट 1810 में जिनका नाम है वॉटसन, वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए, यही इसका एकमात्र हल हो सकता है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इस जो आज के युग में लोग वो नहीं कह रहे, ये 1810 में जब ब्रिटेन का शासन था हमारे देश में, अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो मजिस्ट्रेट थे बनारस के वो ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए।
हालांकि कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने वाटसन के इन सुझावों को तब खारिज कर दिया था। यह भी आपको बताना जरूरी है। माना जाता है कि यह फैसला फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया गया था। बड़े अंग्रेज अफसर ये नहीं चाहते थे कि विवाद कभी भी समाप्त हो। वो भी हमारे नेताओं की तरह ही थे। वो चाहते थे ये विवाद चलते रहें। अब ये सवाल पूरे देश के सामने है, आप सबके सामने है कि क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या हर विवाद अदालत से ही हल होगा? क्या समाज कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर सकता? और कई सौ वर्ष पहले उस समय के शासकों ने जो गलतियां की हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने जो गलतियां की हैं, क्या हम और हमारा समाज आज बैठकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकता? कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद में दोनों पक्षों ने आपसी सुलह का रास्ता भी खोल रखा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इतिहास की इस गलती को सुधारना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील भी समझौते की बात कर रहे हैं। अब हम 1000 साल के इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं है। जो कुछ सामने है वो दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो संसद है ही, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें समझौते की बात तो हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वो समझौता सबसे अच्छी चीज है और इस पर बैठा जा सकता है। अगर हमारे मानने लायक होगा तो माना जाएगा। कुल मिलाकर भारत के नेताओं और इन नेताओं के दरबारी इतिहासकारों ने कभी आपको पूरा सच नहीं बताया और हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को महान बताने की कोशिश की और उनके नाम के सामने ग्रेट लगा दिया गया, जैसे अकबर द ग्रेट। जबकि विदेशी इतिहासकार और लेखक खुलकर इन आक्रमणकारियों का सच दुनिया को बताते रहे। उदाहरण के लिए मशहूर अमेरिकी इतिहासकार विल डुरांट ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा की गई हिंसा इतिहास की सबसे खूनी दास्तान है। ये विदेशी इतिहासकारों के शब्द हैं। भारत में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले फ्रांस के एक और पत्रकार जिनका नाम है फ्रांसुआ गौतिये, उन्होंने अपनी किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि मुसलमानों ने भारत में जिस प्रकार की हिंसा और नरसंहार किया, उसका उदाहरण इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। वर्ष 2011 के सेंसस के मुताबिक इस समय भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे, बड़े, नए और प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं। 30 लाख मंदिर हैं भारत में और कहा जाता है कि इनमें से 10,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो कुछ को गिराकर वहां मस्जिदें बना दी गई। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर खास तौर पर उत्तर भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी बगल में आपको मस्जिदें भी मिलती हैं। भारत में कैसे कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास मिटाकर वहां मस्जिदें बना दी गई, ये तो हम आपको तथ्यों के साथ बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी इस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 73 वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने देश को चलाया वो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी, उसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। जाहिर है हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर का फिर से निर्माण कराने की जिम्मेदारी आजाद भारत की पहली सरकार और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी। लेकिन नेहरू उस समय भी धर्मनिरपेक्षता के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है। ये बातें देश की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि नेहरू मानते थे कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं होता। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी नाराज थे। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू किया जाएगा, तो नेहरू उनसे भी नाराज हो गए थे।
इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी पुरजोर विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां एक भाषण भी दिया जिसे देश के सभी अखबारों में छापा गया, लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली और पंडित नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को सेंसर कर दिया। यानी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की शुरुआत भारत के आजाद होते ही पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विश्लेषण देखकर आप सब जागरूक होंगे और हमने काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर क्या विवाद है, कई सौ साल पुराना विवाद है, ये आपको बताने की कोशिश की है। अब यह मामला अदालत में आ चुका है, इसकी सुनवाई चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अब इस मंदिर को भी न्याय मिले। न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज़ पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले उम्मीदवार राज नारायण ने वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 6 साल तक इंदिरा गांधी के किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने पर पाबंदी लगा दी थी और इसी फैसले के बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि आपातकाल का फैसला लेने के पीछे यही उद्देश्य था और यही फैसला था। वर्ष 1923 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली का निधन हुआ था। वो वर्ष 1878 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने वाली पहली महिला थी और वहीं से उन्होंने आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई की। बिहार के भागलपुर में जन्मी कादम्बिनी गांगुली को भारत की पहली वर्किंग मदर भी कहा जाता है। कादम्बिनी गांगुली के अलावा आनंदीबाई जोशी भी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी।
उन्होंने अमेरिका में वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की थी। वर्ष 1942 में आज ही के दिन जर्मनी ने V2 रॉकेट को लॉन्च किया था। यह दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन से चल सकती थी। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में वेंजेंस वेपन यानी प्रतिशोध के हथियार के तौर पर अलाइड देशों के खिलाफ विकसित किया गया था। हथियारों के मामले में आज भले ही अमेरिका और रशिया का वर्चस्व हो, लेकिन दुनिया की पहली मिसाइल जर्मनी ने बनाई थी। और वर्ष 1990 में आज ही के दिन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जोड़कर फिर से एक कर दिया गया था। इस दिन को जर्मन यूनिटी डे कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया था और इस बंटवारे के लिए वर्ष 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। 9 नवंबर 1989 को दोनों देशों के नागरिकों ने मिलकर बर्लिन की इस दीवार को गिरा दिया था और इस घटना के लगभग 1 वर्ष के बाद दोनों देश मिलकर फिर से एक हो गए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी। आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा